जोहार, मैं बोल रहा हूं राजेश कुमार। आज बेहद उम्दा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है बंगाल। हिस्टोरिकल मैप में तुम लोग बंगाल को देखोगे ना तो तुम लोगों के बीच एक नक्शा आएगा उभर करके। ये अभी का बंगाल नहीं है यारा, ये उस टाइम का बंगाल है जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ भी नहीं था, जहां पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई भी नहीं थी। इसलिए एकदम दिल दिमाग थाम के सुनना, क्योंकि ये वीडियो तुम लोगों की ज़िंदगी को बदल के रख देने लायक होगा और गजब का कंसेप्ट आएगा। ये बंगाल इस भूभाग को रिप्रेजेंट करता है जो हम तुम्हारे सामने अलग कर रहे हैं। इसमें अभी का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इतने बड़े भूभाग को मिला करके इतिहास के पन्नों में बंगाल कहा जाता था। ध्यान रख लेना, तुम लोग पढ़ा होगा कि बंगाल एक सूबा था जिसकी राजधानी ढाका थी। ढाका अभी बांग्लादेश में है या नहीं यारा? जब तक दिल्ली मजबूत थी ना, कसम परवरदिगार की, किसी की इतनी औकात नहीं थी कि कोई राज्य हिल सके। और ऐसा तब तक हुआ जब तक मुगल बादशाह औरंगजेब जीवित था। माना कि इतिहास के गलियारे में औरंगजेब एक बदनाम छवि है, लेकिन यह भी तो मानो कि बंदा एक दमदार एडमिनिस्ट्रेटर था, वाकई एक बेहतरीन शासक था। दिल्ली मजबूत थी, औरंगजेब शासक था, तब तक किसी भी प्रांतपति की इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं थी कि वो दिल्ली के तख्त से तोड़कर खुद को अलग कर अलग साम्राज्य की स्थापना कर ले। असंभव है, क्योंकि रौंदता था। एक चीज ध्यान रखना, भय बिन प्रीत नहीं होती। शासक को मजबूत होना ही पड़ता है, बड़े और कड़े निर्णय लेना ही होता है, और इसने बड़े कड़े सारे निर्णय लिए। यही कारण था कि औरंगजेब के कालखंड में साम्राज्य सबसे विस्तृत रूप में था। उतना विशाल साम्राज्य अकबर के कालखंड में भी नहीं था, भले इतिहासकारों ने अकबर द ग्रेट कहा हो। आज बंगाल की कहानी है, आज कहानी है मुगल साम्राज्य के विखंडन की। जब टूटा मुगल साम्राज्य तो टूटन के कारणों में एक कारण बहुत बड़ा रहा था कि औरंगजेब के तमाम उत्तराधिकारी अयोग्य निकले थे। बहादुर शाह प्रथम के प्रति कहा जाता है कि ये अंतिम योग्य शासक है। के बाद जो भी शासक आए उस लोगों के पास योग्यता, क्षमता और दक्षता नाम की कोई चीज नहीं थी। यकीन मानो यारा, प्रांत के जो प्रांतपति होंगे ना, मान लो तुम ही को हम बोल रहे हैं कि तुम किसी एक राज्य के, बिहार के तुम प्रभारी बनाए गए हो। दिल्ली के तख्त पर एक शासक है, नरेंद्र मोदी बैठा है। तुम सारा एडमिनिस्ट्रेशन बिहार का देख रहे हो, राजस्व दे रहे हो, लेकिन पैसा पहुंचा रहे हो कहां? दिल्ली को। जी हुजूरी कर रहे हो कहां को? दिल्ली को। तो चाहोगे ना कि दिल्ली के तख्त पर कोई पप्पू या पिंकी बैठ जाए ताकि हम बिहार को तोड़ के अलग कर लें? यही तो सीन था, यही तो समा था, और यही तो हुआ भी। और यही कारण था कि आगे चल करके औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जब जैसे जैसे दिल्ली कमजोर हुई, प्रांतों के प्रांतपतियों ने तोड़ा, क्योंकि दिल्ली के तख्त पर लोगों की ख्वाहिश थी कि कोई पप्पू बैठा। बहादुर शाह प्रथम बैठा, कम पप्पू था लेकिन पप्पू के आसपास था। जहांदार साहब टॉप क्लास का पप्पू था यारा। वीडियो प्रीवियस पलट के देख लेना, सीरियल ऑर्डर में लिख दिए हुए हैं। पहली बार यूट्यूब के मंच पर हम उतरे हैं। निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और मिशन 5000 चल रहा है, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं रखे अभी, तो इस मिशन में कामयाबी जरूर दिला देना, अपेक्षा है तुमसे। खैर आगे, पप्पू और पिंकी की कहानी, राजेश सर की जुबानी, टाइगर सर की जुबानी। तो ये जहांदार साहब, जिसको कहा गया लंपट मूर्ख, जानते हो एक लड़की से लटपटाइल था। वो लड़की थी लाल कुंवर या लीला कुमारी। इतना बेहतरीन लटपटाया था
कि जहाँ वो साइन करने का था वहीं पर वो साइन करता, नहीं कहता तो नहीं कहता। मैंने अद्भुत था यार, राजा इतना मैंने चौंधर होगा इस सोच के भी दिल घबराता है। फिर ओकरो बाप भेटाया फर्रुखसियर, उसको घृणित कायर कहा। खैर बाकी अगला तो था, तो जो था तो था, दैट इज मोहम्मद शाह, मतलब रंगीला बादशाह, उसको कुछ और नहीं हाउ चाहिए। तो ये कड़ी थी, इसका फायदा उठाया बंगाल के शासकों ने और उन लोगों ने बंगाल को तोड़ा। और बंगाल को तोड़ करके जो अलग किया उसका नाम था क्या? तो बंगाल को तोड़ करके या बंगाल के स्वतंत्र सूबे के संस्थापक के रूप में जाना जाता है मुर्शीद कुली खां। धीरज धारे रखना, मुर्शीद कुली खां, हाय हो मुर्शीद कुली खां। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बंगाल के स्वतंत्र सूबे का पीडीएफ मिल जाएगा, हदियाना मत है, पाछू है, ठोकेंगे तो मिल जाएगा। उतना ठोका ठोकी हमको अभी सीखे नहीं है। मुर्शीद कुली खां बंगाल के स्वतंत्र सूबे का संस्थापक है। पहला पॉइंट, रेलवे एसएससी के प्रतियोगी हो जाओ सावधान। बंगाल के स्वतंत्र सूबे का संस्थापक कौन? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां कहाँ का? तो बंगाल का। और उसके बाद ये मुर्शीद कुली खां के कालखंड की दास्तां है यारा कि ये जमीनी सच्चाई थी। हवा का तेज झोंका बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ तो सकता है, लेकिन घास का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ शख्सियत होता है घास। मुर्शीद कुली खां वही कैरेक्टर है। सत्ता, राज सत्ता इसको विरासत में मिली नहीं थी। सत्ता को इसने अर्जा था, अपने दम पर तोड़ा था। दिल्ली के तख्त तो ताज से ये खुद से लड़ा था बस। लेकिन जो अभाव और गरीबी के बीच में उठता है ना, उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उन लोगों को लगता है कि जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो 3 कैरेक्टर इसके कालखंड के ऐसे थे जिन लोगों को लगता था कि मैं भी कर सकता हूं, मैं भी सत्ता को हासिल कर सकता हूं, मैं भी अपना स्वतंत्र साम्राज्य और सत्ता को स्थापित कर सकता हूं। वो 3 कैरेक्टर जिन लोगों के जेहन में यही बात बैठा हुआ था कि मैं कर सकता हूं और मेरे द्वारा सत्ता का रेस संचालित होगा, उसका नाम आता है तुम लोगों को, रुको हम दे देते हैं पीडीएफ। ये जो कैरेक्टर उभर कर सामने आता है, उस कैरेक्टर में एक कैरेक्टर जिसका नाम तुम्हारा आया मुर्शीद कुली खां, ये वो मुर्शीद कुली खां था जो स्वतंत्र सूबे की स्थापना किया। और यही वो कैरेक्टर था जिसने साम्राज्य और सत्ता को तोड़ करके ये लाता है कहाँ से? राजधानी ढाका से इसने मुर्शिदाबाद को लाया। यार स्टाफ ही लगाया नहीं था, इसके कारण तुम लोगों को लग रहा होगा हम भुला गए, पूरा इतिहास मेरे खून में है। ठीक है, चूंकि हम मैथ ऑनर्स हैं, पढ़ा इतिहास रहे हैं, इसलिए मैथमेटिकल पढ़ाते हैं। राजधानी ये ढाका से इसने ही मुर्शिदाबाद लाया। ढाका से राजधानी इसने ही मुर्शिदाबाद लाया। और ये वो कैरेक्टर है जो बंगाल में पहले दीवान के पद पर था और ये नायब सूबेदार के पद पर 1713 में आया। नायब सूबेदार मतलब सहयोगी, और सूबेदार के रूप में 1717 में आया। ये किसकी हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था? तो रशीद खां की हत्या करके इसने सत्ता को प्राप्त किया था। इसके 3 सहयोगी, सीताराम राव, यही नम्मा तोनिक हम बोल रहे थे, क्योंकि इसका कोड है, कोडवा डायरेक्ट बोलते तो तोनिक कहता कि ये कौन सी मास्टर बोल रहा है। सीताराम राव, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। सीताराम राव, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, ये 3 कैरेक्टर है जिसको लगता था कि इतना गरीब गुरबा आदमी जब सत्ता के शिखर पर पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं। जरा इमेजिन करो, बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, सब मिला के बांग्लादेश, सबको लगता था एक भूभाग तोड़ देंगे तो मेरे हाथों में हुकूमत होगी। लेकिन एक चीज दिमाग में रख लेना कि अगर जो व्यक्ति सत्ता के शिखर पर पहुंचा हो और अपने दम पर पहुंचा हो यारा, उसके पास दम होता है, दम होता है। इन लोगों ने बगावत किया। ये तीनों नाम को एक साथ तुम लोग रखोगे, मोहम्मद नारायण राव,
मोहम्मद नारायण राव, सारा नाम रटा जाएगा। देखो सीताराम राव का राव हो गया, उदय नारायण का नारायण हो गया, गुलाम मोहम्मद का मोहम्मद हो गया, ये तीनों नाम एक साथ आ गया मोहम्मद नारायण राव। इन लोगों ने बगावत किया और इन लोगों की बगावत की कड़ियों को मुर्शिद कुली खां ने राउंड कर रख दिया। अब इन लोगों का जो भ्रम था कि मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी, इसने बतला दिया कि बेटा हवा का रुख तो उधर ही चलेगा जिधर मैं चाहूंगा, तेरी चाहत और तमन्ना से कोई गुंजाइश नहीं होगी। आज मुर्शिद कुली खां बंगाल के स्वतंत्र सूबे का संस्थापक बना बैठा है, बंगाल को तोड़ करके अपना अस्तित्व को कायम कर लिया। ऑब्जेक्टिव में आ जाओ, रेलवे एसएससी कैंडिडेट दीवान के पद पर था 1700 में, नायब सूबेदार 1713 में बना और सूबेदार मतलब डायरेक्ट मुख्यमंत्री 1717 में बना। सत्ता इसने कायम कर ली, बंगाल के स्वतंत्र सूबे का संस्थापक बन गया। राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाया। 3 कैरेक्टर ने विद्रोह किया, सीताराम राव, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद। सीताराम राव, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, ये तीनों को धर के ठोक दिया और ठोकने के बाद ये लोग बाप बाप कर लिया। और बप्पा मैया जब चिचियाने लगा तब समझ में आ गया कि बंदा कितना दमदार है। यही कारण है कि साम्राज्य और सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ ये कैरेक्टर प्रशासन के काम को कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो होती नहीं, गांव देहात का कहावत होता है ना कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, यह चीज इसके साथ था। सबको लगा कि यार कैरेक्टर मुर्शिद कुली खां जैसा बंदा शासक बन सकता है तो मैं क्या कम हूं। तो इसका एक स्टाफ था जिसका नाम था नजारत खां। नजारत खां एकदम ढिंढोरा पीटता था, जहीं जाता था वहीं बोलता था, अरे हमर कर्ण हो रे, मैं हूं तो साम्राज्य है, मैं हूं तो सत्ता है। ये बात जब पता चला मुर्शिद कुली खां को तो बोला तो फिर मैं क्या हूं, मैं वो हूं जो उसका वो हूं। धर के धुना, पद से हटाया और राम सजीवन को गद्दी पर बैठाया। एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि पहली बार बंगाल के तख्त पर किसी हिंदू को बैठाया गया। अब जो कड़ियां जुड़ती है, मुर्शिद कुली खां जब मरा तो मुर्शिद कुली खां के मरने के बाद सत्ता के तख्त पर कौन बैठा, तो कहीं इतिहास के पन्नों में इसका बेटा लिखेगा, कहीं दामाद लिखेगा, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का कहना है कि इसका बेटा बैठा है। राजतंत्र यूँ भी चलता है कि बाप के बाद बेटा बनेगा। तो वो कैरेक्टर है सुजाउद्दीन। ये सुजाउद्दीन तेज तरार बंदा नहीं है यारा, इतिहास डेट रटना मत। पहला कैरेक्टर मुर्शिद कुली खां, दूसरा कैरेक्टर सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन बोका बहुत नहीं था, तो लोग अंग्रेजी में कौन सी बोलता है, ये सो था, एवरेज था। लेकिन इस बंदे को एक तेज तरार व्यक्ति हाथ लग गया था और वो था तुम्हारा आलमचंद। ये उड़ीसा का सूबेदार था और इसी को इसने उपाधि दिया था राय रायन, ये भूलना मत, राय रायन आलमचंद की इसको उपाधि दी गई। ये ऐसा व्यक्ति और व्यक्तित्व था जिसने साम्राज्य और सत्ता की कड़ियों को बदल कर रख दिया, बंगाल में एक सुव्यवस्थित शासन की प्रणाली को कायम कर दिया। लेकिन एक बार पुनः वापस चलो, तुम लोग बोलो मुर्शिद कुली खां पर कितना पॉइंट पढ़ा है, सब भूल जाओ। बंगाल के स्वतंत्र सूबे का संस्थापक, राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाया, मोहम्मद नारायण राव ने बगावत किया, नजारत खां ने नजारा दिखाया, यह नजारा दिखा दिया, राम से जीवन को बैठा दिया, उसके बाद मर गया। उसके बाद आया कौन, इसका बेटा जिसका नाम है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन में क्या बतलाए, इसका सलाहकार वित्त विशेषज्ञ सर्वे सर्वा जो था वो था राय रायन आलमचंद, जो पहले कभी उड़ीसा का प्रभारी रह चुका था। मजेदार चीज, महत्वपूर्ण चीज, ये वो कैरेक्टर है जिसके कालखंड में बिहार को बंगाल में 1733 में मिलाया गया। टफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखेगा सूबेदारी सौंपी, लेकिन पहली बार सुजाउद्दीन के हाथों में बिहार के शासन सत्ता की बागडोर आई। लेकिन ये बंदा 39 में जब मरा, इसके जगह पर आया हैदर जंग। जानते हो
हैदर जंग एक ऐसा कैरेक्टर है जो बेहद क्रूर है। जैसे किसी को मज़ा आता है दारू पीने में, तुम लोगों को मज़ा लगता है डैश 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 का काम करने में, ठीक उसी तरह से इसको जो मज़ा आता था ना वो बड़ा विचित्र था। वो क्या था जानते हो? मरते हुए लोगों को देखने में। तो बेटा कहाँ खोजेगा मरता हुआ आदमी यार? तड़प तड़प के मरता हुआ देखने में। वो तड़प दीवानगी का तड़प नहीं, लड़की के पीछे का तड़प नहीं, सड़कों के खून खराबा का तड़प। इसके लिए क्या करता था? हाथी घोड़ा को भीड़ में दौड़वा देता था। कोई हाथी का पांव किसी पेट में पड़ा करो, मुड़ी में पड़ा करो, गोड़ में पड़ा, बताओ छटपटाएगा, खून का फव्वारा निकलेगा, वो देख के मजा रखता था। दैट वाज हैदर जंग। इसका वास्तविक नाम सरफराज है। यार अब बंगाल की गलियां सुनसान रह जाती थी क्योंकि डर रहता था कि कहीं शासक किसी व्यक्ति को ऐसे मैंने घोड़ा हाथी नहीं दौड़वा दे। अब उसको देख करके अट्ठास लगाता था, हंसता था। खौफ का आलम यह था कि माताएं अपने बच्चों को कहती थी बेटे सो जाओ नहीं तो हैदर आ जाएगा। यार अब बंगाल की जनता दुआ कर रही थी कि कोई ऐसा आता जो इसको दम भर ठोंकता, सत्ता से बेदखल करता और साम्राज्य को प्राप्त करता। अभी हमने बतलाया था कि 1733 में बिहार को बंगाल में मिला लिया गया और उसी बिहार का प्रभारी बनाया गया था अलीवर्दी खां को। इसी अलीवर्दी खां चूंकि बिहारी था और बिहारी के लक्षण तुम जानबे करते हो। ये लोग चांद पर प्लॉट काट के बेच दे यार, और बिहारी को नौकरी का अगर लोभ दे दो ना कि तुमको सरकारी नौकरी दे दिया जाएगा तो विद्या कसम खा के कहते हैं। ये लोग खेत का कियारी माने यारी काटते 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 पूरा पाकिस्तान को ना मिला दे तो कहना लगा अलीवर्दी खां को कि यही समय है, सही समय है, मिला लो, ठोक दो। किसको? हैदर जंग को। और हैदर जंग को गिरिया के युद्ध में धर के कूट दिया, कुटा गया। कौन? हैदर जंग उर्फ सरफराज। अब शासक बन गया कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां एक तख्त बदल गया। अब तुम लोग मेरे साथ गुनगुना लो, विद्या कसम अगर तुम लोग नहीं मुंह खोला तो। बोलो मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, हैदर जंग। एक वंशावली का है, वंशावली है, अलीवर्दी खां बात चेंज होता है। बोल मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन और हैदर जंग। मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, हैदर जंग। मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, हैदर जंग। डन डना डन डन। अगर ओकर बाद भी तो नहीं मती भ्रष्ट हो ना तो मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, हैदर जंग। MSH MDH मसाला है तो MDH नहीं होगा, बंगाल में चलेगा MSH। मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, हैदर जंग। अब एक नया पीढ़ी आ गया जिसका नाम है अलीवर्दी खां। देख रहे हो 1740 से 56, डेट मत रटना। 1740 से 56 तक बंगाल के शासन को इसने देखा यारा। बेहद टैलेंटेड इंसान है क्योंकि इसको भी राज सत्ता कोई विरासत में मिली नहीं थी। ये महज बिहार के प्रभारी के रूप में जाना जाता था। ये तुर्क था और इसी के कालखंड में मराठों ने आक्रमण किया था अलीवर्दी खां के ऊपर। तो अलीवर्दी खां जानता था कि मराठों की शक्ति एक अपराजित शक्ति है जिसको हराया नहीं जा सकता है। मराठों की ताकत, मराठों की सत्ता, मराठों की शक्ति उस कालखंड में मुगलों की सत्ता और शक्ति के आगे उसका बाप ही लोग ठहरता था। यही कारण था कि इसने वक्त की नजाकत को भांपा और मराठों के साथ समझौता कर लिया और उसी समझौते का परिणाम था कि 12 लाख रुपया चौथ और स्वर्ण रेखा नदी को सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया। ध्यान रखना, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, कसम से इतिहास की धार बदल देंगे। और अगर भरोसा ना हो तो मेरे वीडियो और मेरे कम मटेरियल को देखकर तुम किसी से भी तुलना कर लेना। अगर 18-36 का अंतर नहीं आना तो मेरा वीडियो देखना छोड़ देना। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। मटेरियल कम मिलेगा लेकिन मिलेगा वही जो परीक्षा में पूछता है। इतना कम वह करके कोई नहीं समाप्त करेगा क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ है। कंसेप्ट तो मैं दे रहा हूँ, मैंने बार बार कहा है
कि दूध है तो घी बन जाएगा, लेकिन घी है तो दूध नहीं बना पाओगे। तो अभी तक दो बात बोले हम। अली वर्दी खां बिहार का कभी प्रभारी हुआ करता था, ये तुर्क है, इसके समय में मराठों का आक्रमण है, समझौता कर लिया, 12 लाख रुपया चौथ देना और स्वर्ण रेखा नदी को सीमा रेखा के रूप में इसने स्वीकार कर लिया। लेकिन तब तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा भी कायम हो चुका था। ये चाहता था यारा, ये चाहता था, हमसे पूछा भी था कि अंग्रेज को मारियो हो, तो हम कहे कि जरा सोच समझ के मारना। मेरे कहने का मतलब यह है कि अली वर्दी खान ने वक्त की नजाकत को भांपा और अंग्रेजों की नियति को भांपा। उसको लगा कि अंग्रेजों को हम रोक दें, लेकिन यारा किसी को मारने से पहले उसकी शक्ति का मूल्यांकन तो करोगे। तो इसने मूल्यांकन किया तो लगा कि अंग्रेज भी इतने ताकतवर हो चुके हैं कि मैं हार सकता हूँ, मैं हार सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। तो लगा इस सलाम मैं एक चक्कर में हम काहे पड़े यारा, लड़बे नहीं किया। और इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया और कहा कि अगर इसको छोड़ोगे मधुमक्खी को तो शहद देगी और छेड़ोगे तो काटेगी। लाइन खूब पूछता है यार। हम मात्र 3 पॉइंट इसमें बोले हैं। मराठों में किसके साथ? रघुजी भोंसले के साथ संधि हुआ, ये तुर्क था, बिहार का प्रभारी था, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया। 4 पॉइंट तुम लोग दिमाग में नहीं रख पाओगे यार। अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से, रघुजी भोंसले के साथ संधि, ये तुर्क था, बिहार का प्रभारी था। अब सुनो किस्सा अगली कड़ी का। इसको बीवी बहुत थी यार, समझ रहे हो ना, राजतंत्र है। आज का ज़माना नहीं है कि एक फूल एक माली। वो ज़माना था जिस ज़माना में एक माली होता था और बगीचा बहुत बड़ा होता था। ओहो हो, और बगीचे में टाइप के फूल होते थे। सींचता अली वर्दी खां था, लेकिन बंदे का सिंचाई कमज़ोर था। सिंचाई इस संदर्भ में कमज़ोर था कि इसको बेटी बहुत थी, लेकिन एक को बेटा नहीं था। अब मुस्लिम कल्चर है, राजा बेटा को बनाना है, लेकिन संजोग देखना, इसकी बेटियों को बेटे हैं, तो कौन बनेगा अगला उत्तराधिकारी? मेरी कंसेप्ट को समझना। सारी बेटियां इसको चाह रही है कि मेरे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दे। सारी बेटियां चाह रही है कि मेरे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दे, उत्तराधिकारी घोषित कर दे, ताकि मैं राजमाता बन सकूं। इसलिए सबों ने जी जान से सेवा किया। अब बतलाओ कि इसी के बारे में कहा जाता है कि अली वर्दी खां की एक बेटी थी और उसको बेइंतहा अली वर्दी खां मानता था, लेकिन एक अज्ञात बीमारी से ग्रसित थी। दुनिया के तमाम वैद्य वगैरह को बुलाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तब नहीं होता कि राजा है, राजा का दबाव है कि बेटा ठीक करो, नहीं तो सुलीम टांग देंगे। तो उसी में से एक वैद्य कहा कि सर इसको आदमी का जिगर खिलाइए। यारा इसके लिए अली वर्दी खां अपने गुमास्तों को भेजता था और किसी के बच्चे को या बूढ़े को किसी को लाता, उसका कलेजा छिल के निकालता और इसको खिलाता था। संजोग देखना, इसकी बेटी ठीक भी हो जाती थी। कारण यह था ना कि जो भी वैद्य को बुलाता था, अगर बीमारी ठीक नहीं होता था तो वैद्य को ही मार देता था। तो वैद्य अगला बोला था कि ऐसा करोगे ठीक हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद था कि ऐसा करेगा नहीं, लेकिन ये बंदा कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर बीमारी उठ जाए, ये सिलसिला चलता रहा। तब अली वर्दी खां को एक दिन लगा कि एक बेटी को बचाने के चक्कर में न जाने कितनों का मैं जान लूंगा। अंततः उसने अपनी ही बेटी को उसी नियत पे छोड़ दिया, मर गई। उसको दफन किया गया, जिसमें बंगाल में कहा जाता है कि वहीं पर उसका आज भी उसकी आत्मा भटकती है। ये कैरेक्टर अली वर्दी खां था। तुर्क था, बिहार का प्रभारी था, रघुजी भोंसले के साथ समझौता किया था, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया था, और अब इसको लगा कि मौत नियति का सच चीज़ है, मेरी भी मृत्यु तय है। तो मरने से पहले इसने अपने एक नाती को, जिसका नाम है सिराज उद दौला, ठीक सुना तुमने, सही कहा हमने, सिराज उद दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
तो अगला शासक सिराजुद्दौला होगा। चर्चा नेक्स्ट एपिसोड में होगा। मिशन 5000 की ओर है। तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद और जय भारत। यारा जितना मैं कह रहा हूँ रिपीट मारना, इसके बाद बुक पढ़ना, बुक जरूर पढ़ना, क्योंकि पढ़ना और देखना में बहुत बड़ा अंतर है। ये तुम लोग वीडियो देखोगे, लेकिन जब किताब पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद किताब पढ़ोगे, किताब पढ़ने के बाद जब इसको फिर पॉइंट को पढ़ोगे तो लगेगा कि समुद्र मंथन करके मैंने तेरे लिए मोती निकाल लाया हूँ। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरी पानी पैठ, जिन बौना डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जय हिंद, जय भारत।